शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग हर एक कस्टमर और हर एक एसोसिएट के लिए आज की तारीख की अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट वॉइस रिकॉर्डिंग में से एक होगी। आप में से जो लोग ये चाहते हैं कि लीगली आप में से जितने भी लोगों ने क्लेम डाला है उनका क्लेम उन्हें मिल जाए, और वो सारे एसोसिएट जो जाकर इन दलालों के चक्कर पड़े हुए उनके ऊपर कोई बिजली ना गिरे, गाज ना गिरे, तो उनके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं अपनी पूरी ताकत लगा चुका हूं, मैं अपनी तरफ से पूरी शक्ति लगा चुका हूं इन सभी के सभी दलालों को, उनके द्वारा किए कृत्यों को बाहर लाने के लिए। वो इसलिए कि इन्होंने मेरी कंपनी के साथ फ्रॉड किया है। मेरी कंपनी की जमीनों की रजिस्ट्री इन्होंने बाहर वालों को करी। मेरी कंपनी को बदनाम करके कोर्ट के अंदर हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाकर कंपनी की सारी चीजों को रुकवा करके वहां बैठ करके उन एफआईआरों पर बेल के जरिए पैसा कमाना, हमारी जमीनों को बेचना, यह काम इन्होंने किया। इन्होंने इस कंपनी को लूटने का काम किया है। मुझे आपकी लायबिलिटी से मतलब है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अब जब तक मैं इन लोगों को, इन जैसे दलालों को, इनके किए गए जितने भी जुर्म उसकी सजा ना दिलवा दूं, तब तक मैं किसी की बात सुनने वाला नहीं हूं। हर वो कस्टमर जिसने अपनी लायबिलिटी के लिए पेपर जमा कर दिया, मेल पे डाल रहा है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। उसके लिए हम खड़े हैं तैयार पूरी तरीके से। हम उसके लिए कहीं, हमने इसीलिए मेल पर मांगा, इसीलिए आपसे पेपर वेरिफिकेशन लिए मांगा कि हम ये देखना चाहते थे कि कितने कस्टमर जेन्युइनली हमारे साथ में हैं और कितने कस्टमर अभी दो रास्ते पे चल रहे हैं। दो राह पे चलने वाले किसी कस्टमर साथ मेरा कोई लेन देना नहीं है, वो मेरा कस्टमर नहीं है। लेकिन ये सारे के सारे कस्टमर जो आज की तारीख में हमारे साथ हैं, उनकी लायबिलिटी उतार कर दिखाना मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं आता हूं सबसे अहम बात पर। जैसा कि आप देख रहे हैं और अभी आपके सामने ऐसे सैकड़ों दस्तावेज मैं शेयर करूंगा कि दलाल वकील सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव और उसका चेला मृदुल त्रिपाठी, और इन दोनों के साथ में जिसके शय पर यह कूदे या अगला वकील कूदा, इसका नाम ऋषभ राज है। मैं उस बंदे को नहीं जानता हूं कि वो क्यों हमारी जिंदगी में आया, कैसे आया, उसको क्या प्रॉब्लम शाइन से हुई, मुझे इसके बारे में नहीं पता। हाँ, लेकिन इतना पता है कि जिस तरह के उसने रिटे तैयार करके डाली, जिस तरह से उसने इंटरव्यूज दिए हैं, जिस तरह से उसने कंपनी पर आरोप लगाए हैं, उन सारी चीजों के बाद यह बंदा भी इनसे कम गुनहगार नहीं है। मेरी व्यक्तिगत तौर से किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ना है और ना मैं करता हूं। मेरी सिर्फ इस बात को लेकर के लड़ाई है कि मेरी कंपनी, जिसने कभी गलत नहीं किया था, उस कंपनी पर झूठे आरोप लगा करके ऐसे लुटेरों को मौका दिया गया है जिन्होंने हमारी कंपनी की जमीनों को लूटा, पैसों को लूटा, कंपनी को बदनाम किया और कस्टमर को परेशान किया। ऐसे किसी भी वकील को किसी भी हाल में ना मैं बख्शने वाला हूं, ना माफ करने वाला हूं, जिसका नियत कस्टमर का पैसा दिलाने की जगह अपना मकसद हल करना था। बाकी किसी अधिवक्ता से मेरी कोई शिकायत, कोई लड़ाई नहीं है। हर कोई अपने अपने प्रोफेशन में अपने अपने हिसाब से काम करता है। जब कोर्ट के अंदर दो वकील खड़े होते हैं तो जज को और पूरी दुनिया को पता होता कि एक केस हारेगा, एक केस जीतेगा। जो केस जीतेगा उसे सही माना जाएगा, जो केस हारेगा उसे गलत माना जाएगा। पहले दिन से ही जज को पता होता है, जनता को पता होती है कि इसमें से एक सच बोल रहा है, एक झूठ बोल रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि वकील के प्रति अपने मन में कोई अलग से भाव रख ले। वो उनका धंधा, उनका प्रोफेशन है, और ऐसा करने वाले किसी वकील के खिलाफ मैं नहीं हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जितने भी अधिवक्ताओं ने अपने कस्टमर के लिए रिटे डाली, उनमें से इन तीन अधिवक्ताओं को छोड़कर, ये तीन अधिवक्ता सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव, मृदुल त्रिपाठी और ऋषभ राज, ये तीन अधिवक्ता जिन भी कस्टमर के वकील हैं, उन कस्टमर से कंपनी का कोई रिश्ता नहीं है। उनके लिए कंपनी कोई रास्ता ना देने वाली है और ना उनकी कोई बात सुनने वाली है। लेकिन इसके अलावा जितने भी अधिवक्ता हैं, उन्होंने अपने कस्टमर जो सर्विसेज दी, उन्होंने जो भी उनकी अधिवक्ता की ड्यूटी निभाई, उनके लिए मेरा संदेश है कि आप सब सुबुद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, कानून के जानकार हैं। आप अच्छे से जानते हैं इतने बड़े मुकदमे का अगर स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आया है तो मामूली बात नहीं है। वो भी एक हियरिंग में, एक बार में सुप्रीम कोर्ट कन्विंस हुई और उसने स्टे लगा दिया। अब मैं आपको बता देना चाहूंगा कि स्टे किस चीजों पर है और आगे क्या करने वाला हूं मैं। स्टे सिर्फ ईडी की प्रोसीडिंग पर है, यानी ईडी हमारी कोई भी प्रॉपर्टी को ना तो बेच सकती है, ना उसे नीलाम कर सकती है। इसके साथ साथ स्टे इलाहाबाद हाईकोर्ट के 1 जुलाई के सारे प्रोसीडिंग के ऊपर है, जिसमें क्लेम भी आता है कि क्लेम जो लिया जा रहा है वो क्लेम भी नहीं लिया जा सकता। हम उसका विरोध नहीं करने जा रहे हैं। फिर भी आज मैं आप लोगों के सामने खुला रास्ता बताता हूं कि ईडी पे जितने भी क्लेम गए हैं आप अधिवक्ताओं के द्वारा, इन तीन वकीलों के क्लेम को छोड़कर बाकी सारे लोगों के क्लेम जो भी आए हैं उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। मैं समर्थन करता हूं।
क्योंकि उसमें कंपनी का ही फायदा है। पहली चीज, जितने भी जेन्युइन कस्टमर हैं उनकी लिस्ट अलग हो जाएगी। उन्हें पैसा मैं देने की नियत में ऐसे भी था वैसे भी था, वो उनका हक है। तो मुझे कोई शिकायत उनसे नहीं है कि वो क्लेम में गए, उनसे कोई शिकायत नहीं है। वो थ्रू एफआईआर भी आए होंगे या वो थ्रू रीड भी आए होंगे या डायरेक्ट गए होंगे, तो भी मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, बशर्ते उनके एफआईआर में, उनकी रिटों में कोई गलत बात ना लिखी गई हो। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं। अगर जेन्युइन कस्टमर है, हम सपोर्ट करेंगे, हम सामने से लिख के देंगे कि हां हम तैयार हैं इनके क्लेम के लिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर कोई कस्टमर गलत तरीके से आया है तो इससे हमारा फायदा है, कानूनन वो रिजेक्ट हो रहा है। अगर कहीं उसने कोई त्रुटि छोड़ रखी है तो हमारे अधिवक्ता उस क्लेम को चैलेंज करेंगे, और अगर वो कानूनन रिजेक्ट हो गए तो फिर जिंदगी भर कभी भी हमसे कोई क्लेम नहीं पा पाएंगे। हां, अगर वो रिट में ना गए होते, एफआईआर ना गए होते, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ना गए होते, डायरेक्ट वो हमारे द्वारा दी सर्विस में आए होते, तो वहां पर उनका केस कंसिडर होना था। यही सबसे बड़ा फर्क था जो गेट नंबर 8 पर बैठे वकीलों के द्वारा क्लेम डालने में और आपके अधिवक्ताओं द्वारा क्लेम। आपने अगर किसी और से क्लेम डलवाया है तो वहां पर आपके पेपर में एक छोटी सी भी त्रुटि आएगी, वो मान्य नहीं होगी, क्लेम ही नहीं मान्य होगा। लेकिन अगर आप गेट नंबर 8 पे गए होते तो मैं सुनने वाला था और मैं समझता कि यहां क्या मामला है, और सच्चाई अगर दिख भी जाती, आप पास पेपर ना भी होता, तो भी आप केस हम कंसिडर करते। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो लीगल गया हुआ है और किसी अधिवक्ता का क्लाइंट है और उसके पेपर कमी है और ईडी उसका केस रिजेक्ट कर दे रही है, तो वो केस फिर रिजेक्ट परमानेंट माना जाएगा, वो कितना जेन्युइन कस्टमर क्यों ना हो। और तीसरे, वो सारे कस्टमर जो ईडी में क्लेम डालने के लिए नहीं आए लेकिन लीगल में गए हैं, वो अपने आप खारिज हो जाएंगे। तो इसमें कंपनी का कोई नुकसान नहीं है, कंपनी का फायदा है। ये 3 बैरिकेटर में कंपनी के पास सबसे बड़ा पावर इस बात का है कि हमारे पास कोर्ट के द्वारा मान्यता प्राप्त जेन्युइन कस्टमर की लिस्ट होगी जिनकी लायबिलिटी उतारने की जिम्मेदारी हमारी है, और हम उस लायबिलिटी को उतारेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से अगर स्टे लेकर के आए हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट का स्टे यह कहता है कि जब तक सेक्शन 8 के तहत आने वाली लीगल प्रोसीडिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई प्रॉपर्टी नीलाम नहीं होगी, और उसके लिए 1 साल का समय होता है। 1 साल के ट्रायल में अगर हम पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट साबित नहीं हुआ और ना होगा तो सारी प्रॉपर्टी संपत्ति हमारे पास होगी और लायबिलिटी हमें उतारना है। हम खुद कोर्ट से निवेदन करेंगे कि ईडी द्वारा दी गई रिपोर्ट, उसके द्वारा जो भी क्लेम तैयार किए गए, जब तक हम इनकी लायबिलिटी खत्म ना कर दे तब तक कोर्ट हमारे ऊपर अपना कंट्रोल बना के रखे। हम खुद ये मांग करेंगे, हम खुद कोर्ट के अंदर लिख कर ये देंगे, हम अपने आप खुद लीगल से बाहर नहीं करेंगे। हम खुद कोर्ट से कहने वाले हैं कि जिन क्लेम को ईडी पूरी तरीके से जेन्युइन लेकर के आई, जिसे कंपनी का कंसिडरेशन है और कंपनी कहती है कि हाँ ये क्लेम जेन्युइन है, जब तक इनको इनका पैसा ना मिल जाए, जब तक इनको इनकी जमीन ना मिल जाए, तब तक ईडी का और कोर्ट का कंट्रोल खत्म ना किया जाए। ईडी अपनी मॉनिटरिंग में सारा काम करवाए, हम तैयार हैं, कंट्रोल उसका रहना चाहिए। हम सिर्फ जाकर के उसे नोटिफाई करेंगे कि ये क्लेम सही, इनको जमीन दे दी जाए और ये जमीन इनको हवाले की जाए। हम ये बात खुद कोर्ट में लिख के देंगे। एक बार फिर से बता दूं, अगर आप में से कोई ये समझता है, ये सोचता है कि कंपनी आपका क्लेम रोक रही, बिल्कुल कंपनी क्लेम नहीं रोक रही है। कंपनी आपका क्लेम मिले इसके लिए रास्ता उससे ज्यादा मजबूत कर रही है। हम खुद ये एप्लीकेशन देने वाले हैं कि हमें ईडी की इन्वॉल्वमेंट से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि ईडी के द्वारा हमारे पास स्पेशली वो सारे केस रिजेक्ट हो रहे हैं जो केस जेन्युइन नहीं है। हम समर्थन करेंगे इस बात का, जेन्युइन कस्टमर का। और इसके बाद जितने केस रिजेक्ट हो जाते हैं उन सारे के सारे केस के ऊपर बाकायदा लीगल नोटिस इशू होगा और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा होगा। यह मैं नहीं कहता हूं, यह भारतीय संविधान संहिता कहती है। तो आप यह मान के चले कि भारतीय संविधान न्याय संहिता में यह चीजें लिखी, अगर आपने किसी ऊपर कोई क्लेम डाला है और वो क्लेम अगर खारिज हो जाता है तो सेम सेक्शन में आप पर मुकदमा दायर हो जाएगा। तो फिलहाल एक बार फिर से रिपीट कर दूं, वो सारे अधिवक्तागण इन 3 के अलावा अगर उनके पास एक कस्टमर है और उनकी जेन्युइन लिस्ट आती है हमारे पास, हम उसे मानने के लिए तैयार हैं। और जो नॉन जेन्युइन कस्टमर हैं उनके लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब यहां पर एक लाइन आगे बढ़कर के मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं। उस ऑप्शन को मैं देखना चाहूंगा 15 तारीख को कितने अधिवक्तागण इस ऑप्शन पे फॉलो करते हैं। और 15 तारीख को अगर ये सारे अधिवक्तागण इस पर फॉलो कर लेते हैं तो आप ये समझिए कि इन अधिवक्ताओं के जितने भी कस्टमर हैं सबको रास्ता मिल जाएगा। और वो है कि 15 तारीख को अगर हाईकोर्ट में जो डेट लगी है, अगर उसमें ये सारे अधिवक्तागण अपनी तरफ से, अपने कस्टमर तरफ से एक सप्लीमेंट्री लगाते हैं और ये दायर करते हैं, सप्लीमेंट्री में ये फरियाद करते हैं, ये अपील करते हैं कि आपके कस्टमर को कंपनी से सिर्फ पैसा लेना है, आपके कस्टमर को कंपनी के अंदर निवेश किए गए पैसे से मतलब है, उन्हें इस बात से कतई कोई मतलब नहीं था, ना उन्होंने आरोप लगाया कंपनी पे कि कंपनी ने कोई फ्रॉड किया है या कंपनी पैसा लेके भाग गई।
हम न्यायालय में आए थे सिर्फ अपने पैसे की गुहार लगाने के लिए, लेकिन कुछ अधिवक्ताओं और कुछ कस्टमर के द्वारा कंपनी पे कई तरह के आरोप लगा दिए गए, जिन आरोपों की जांच माननीय उच्च न्यायालय के ऑर्डर के अनुसार जांच एजेंसियों ने की। हमारा उस क्लेम से, हमारा उस आरोप से कोई लेना देना नहीं है। ये जो क्लेम किए गए हैं, ये जो आरोप लगाए गए, इस आरोप को लगाने की जिम्मेदारी उन अधिवक्ताओं की है जिन्होंने कंपनी पे आरोप लगाए, और उन सभी कस्टमर की है जिनके बिहाफ पे इन्होंने आरोप लगाए। यदि उन आरोपों में सत्यता प्राप्त की गई है तो कानूनन हमें हमारा हक दिलाया जाए, और यदि उन सारे आरोपों में सत्यता नहीं प्राप्त हुई है तो भी हमको हमारा न्याय दिलाया जाए, हमें हमारा पैसा दिलाया जाए। हम इस तरह किसी आरोप का समर्थन नहीं करते हैं जो कंपनी पर झूठा लगाया गया हो। कंपनी के ऊपर आरोप लगाने वालों में मुख्यतः ऋषभ राज, सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव और मृदुल त्रिपाठी, जिन्होंने कंपनी के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए और उसका साक्ष्य देने का जिन्होंने कोर्ट में लिखित वादा किया, जिसकी वजह से हमारे कस्टमर को कई सालों तक पीड़ित होना पड़ा और इंतजार करना पड़ा। यदि उनके लगाए गए किसी आरोप में सच्चाई नहीं पाई गई है, यदि उनके कस्टमर द्वारा लिखाई गई एफआईआर को सच्चाई नहीं पाई गई है, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम कोर्ट से निवेदन करेंगे हमारे कस्टमर का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ऐसे आरोपों की वजह से जो हुई है वो हो पाना बहुत ही मुश्किल है। कंपनी के साथ हम समझौते के तैयार हैं, हम कंपनी के साथ जाने के लिए तैयार हैं। यदि माननीय उच्च न्यायालय कंपनी और हमें कंप्रोमाइज करने के लिए इजाजत देती है तो हम साथ में उसके लिए तैयार हैं। अब आप सब अधिवक्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। इस पूरे मुद्दे को, इस पूरे मैटर कैसे बनाएंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये तयशुदा बात है, मैं 15 तारीख को नजर रखूंगा। जिन जिन अधिवक्ताओं की तरफ से ये डाल दी गई सप्लीमेंट्री, उन सभी अधिवक्ताओं से मैं खुद बात करूंगा और उनके लिए मैं खुद रास्ता निकाल करके दूंगा। उनके किसी भी कस्टमर का पेपर हो चाहे ना हो, अगर कस्टमर जेन्युइन है और पेपर खो गया है, मैं साथ खड़ा हूं। इन अधिवक्ताओं में कुछ ऐसे एसोसिएट भी जाएंगे जिन एसोसिएट से कंपनी को पर्सनली इस बात की शिकायत है कि उन्होंने वक्त के साथ पाला बदला। हम ऐसे एसोसिएट को कतई माफ करने वाले नहीं हैं। ऐसे लोगों को बाहर करके आपके बचे हुए जितने कस्टमर हैं उन सब की लायबिलिटी उतारने की जिम्मेदारी हमारी है। आज दिनांक 8 तारीख, 7 दिन बचे हुए हैं। लगातार इस 15 तारीख से पहले पहले मैं अपनी तरफ से संदेश आपको देता रहूंगा। 15 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय में जो तारीख लगी है, उस तारीख में आप वो सारे के सारे अधिवक्ता जो अपने कस्टमर को पैसा दिलवाना चाहते हैं, हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, आपसे कोई लड़ाई नहीं मेरी। सिर्फ कोर्ट के अंदर आप लिखित ये देते हैं कि इतने साल चलने वाले मुकदमों में कंपनी पर लगाए गए आरोपों से आपका कोई लेन देन नहीं है, ना ये आरोप आपकी तरफ से हैं। हम कोर्ट आए थे सिर्फ अपने कस्टमर पैसा लेने के लिए, लेकिन अधिवक्ता सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव, मृदुल त्रिपाठी और ऋषभ राज के द्वारा लगाए गए आरोपों को देख करके, या उनके द्वारा जो भी आरोप लगाए गए कोर्ट के अंदर से देख करके हमें भी लगा एक बार जांच होना चाहिए। हमने जांच होने का इंतजार किया, लेकिन अब अगर इस आरोप में कुछ सत्यता निकली है तो कानूनन हमारे साथ न्याय किया जाए। सत्यता नहीं निकली है तो हमारे इस आरोपों से कोई लेना देना नहीं है। हम इसमें किसी तरह से इनका समर्थन नहीं करते, बल्कि इनके द्वारा जो हमारा वक्त बर्बाद हुआ है, माननीय न्यायालय उसके लिए हमारे साथ इंसाफ करे, न्याय करे और कंपनी और कस्टमर को एक साथ रास्ता दे कि कैसे ये दोनों एक कंप्रोमाइज करके अपनी लायबिलिटी खत्म कर सकते हैं। बस इतना हमें आपसे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं कोर्ट के अंदर लिखित इस बात को देने के तैयार हूं कि जितने लोगों की तरफ से आएगा उनके लिए हम तैयार हैं, सहमत हैं कि हम कंप्रोमाइज करने तैयार हैं। अपने कस्टमर के लिए मैं हमेशा खड़ा था, कल भी था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा। लेकिन 15 तारीख बीत जाने के बाद लीगल में गए हुए कस्टमर के वकीलों की तरफ से अगर यह एफिडेविट कोर्ट में नहीं सबमिट हुई तो आप यकीन जानिए आप सब लोग अपनी लायबिलिटी बर्बाद करने के, खुआने के जिम्मेदार खुद होंगे। हमारा उससे कोई भी लेना देना नहीं है कतई। यह अब आपको फैसला करना है कि आप अपने अधिवक्ता कैसे तैयार करते हैं, और अधिवक्ताओं को फैसला करना है कि उन्हें आगे पैरवी कैसे करनी है। ये 3 अधिवक्ता ऋषभ राज, सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव और मृदुल त्रिपाठी, अभी फिलहाल मृदुल त्रिपाठी और सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव के बहुत ढेर सारे स्कैम सामने आए हैं। इन सारे स्कैमों को लेकर कस्टमर, एसोसिएट और जितने भी लोग इनसे पीड़ित, वो सब के सब कोर्ट में आ रहे हैं। इनको अंदाजा तक नहीं कि इनके खिलाफ कितने पेपर तैयार हो चुके हैं, इनको अंदाजा तक नहीं इनके खिलाफ कितने सबूत मिल चुके हैं, इन्हें अंदाजा तक नहीं इनके खिलाफ कितने ढेर सारे ऐसे मजबूत गवाह सबूत तैयार हो चुके हैं जो आने वाले दिनों में कोर्ट के अंदर की धज्जियां उड़वा देंगे। और इनके खिलाफ एफआईआर होना वक्त की बात है, इनके खिलाफ एक्शन होना वक्त की बात है। अब तक मैं कभी नाम लेकर नहीं बोला करता, लेकिन आज चैलेंज देकर मैं बोल रहा हूं कि ये 2 अधिवक्ता सबसे पहले अपने आप को कानून से बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है। क्लेम दिलवाना तो बहुत दूर की बात है।
सो आप सभी अधिवक्ताओं को, जिनका रिश्ता इनसे नहीं है, जिनका नाता इनसे नहीं है, मेरा यही निवेदन है कि यदि आप उन कस्टमरों को जिनका पैसा, जिनकी फीस आपने ली पैसा दिलवाने के लिए, उनके साथ जरा भी आपका लगाव है, तो आप मेरे द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार आप कोर्ट में आइए, लिखित दीजिए वहां पर, और कंपनी के साथ खड़े होइए अपने कस्टमर को लेकर। ये सारे कस्टमर हमारे हैं, इनसे मैं डायरेक्ट भी बात कर सकता था, लेकिन मैं आप और कस्टमर के बीच में दूरी नहीं पैदा करना चाहता हूं। मैं अगर यह आवाज सिर्फ अपने कस्टमर को देता तो न जाने कितने लोग जाकर गेट नंबर 8 पर खड़े होकर सरेंडर कर देते कि हां हम बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि वकीलों के थ्रू ही आए, ताकि एक एक वकील के जरिए जितने भी लोग हैं सबका काम हो जाए। मैं वैसे मुहिम चलाऊंगा तो जिस वकील के पास 200 लोग होंगे, उसमें हो सकता है कि 150 को मेरा संदेश चला जाए, समझ में आ जाए। 50 में से 25 हो सकता है उसको संदेश ही ना पहुंचे और वो वहीं पर उसका नुकसान हो जाए, और 25 को हो सकता है शायद आप समझा दें, उल्टा सीधा बात कर दें, वो नुकसान कर जाए। मैं 50 तो दूर 5 का भी नुकसान नहीं चाहूंगा, इसलिए मैं सबसे पहला मौका आप अधिवक्ताओं को दूंगा। आप अधिवक्ता अगर आ जाते हैं तो ठीक, नहीं आते हैं तो यह मौका मैं आपको हटा करके फिर मैं अपने कस्टमर को दूंगा, और जरूर दूंगा, मैं कस्टमर को मौका जरूर दूंगा, लेकिन तब आप अधिवक्ता बीच से हट जाएंगे। अभी आज मुझे सिर्फ इसलिए आवश्यकता है कि एक एक अधिवक्ता के पास जितने भी कस्टमर हैं वो आकर साथ में खड़े हो जाएं, कंपनी के अधिवक्ताओं के साथ मिल करके बैठ करके एक रास्ता बना ले, उस रास्ते के तहत चलकर कानून को कन्विंस कर लें और मिल करके हम लायबिलिटी खत्म कर दें। हमारा उद्देश्य यही, कस्टमर को पैसा मिल जाए। हमें नहीं लड़ना किसी से, हमें कोई भी मेडल नहीं चाहिए लड़ाई का, लेकिन इन 3 के 3 अधिवक्ताओं को बख्शना भी नहीं मुझे। इन 3 में से 2 अधिवक्ता जो इनको इनके अंजाम तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य है, और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा मैं करूंगा। मैं कहीं कमजोर नहीं हूं इनसे। फिलहाल मेरी इस वॉइस रिकॉर्डिंग को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और 15 तारीख तक अगर आप अधिवक्ताओं को समझ में आ गया तो माननीय उच्च न्यायालय में लिख करके दें, और साथ में आइए, खड़े होइए, मिल कस्टमर लायबिलिटी खत्म करते हैं।